हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो बहुत नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। जितने भी आपके एग्ज़ाम में पेंडिंग है वो आपके आने वाले कुछ टाइम में जो वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल हमने जो है वो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था इंडिया जीके में। और आज जो है हमने कहा था कि हम कल मौर्य साम्राज्य का टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, हम पढ़ाई करते हैं आज मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके जो मगध साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, ये जो है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपका मौर्य वंश है, ठीक है, यानी कि मौर्य वंश का जो आपका संस्थापक है, ये बहुत बार पूछा गया, कौन है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, ठीक है, कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपका कब हुआ था? 345 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म जो है वो आपका 345 में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 345 में इनका जन्म हुआ था। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रोकोटस किसको कहा गया है। पहले तो ये याद रखिए, सेंट्रोकोटस जो है वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। और वो किसने कहा था? वो जस्टिन ने कहा था। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है। ठीक है, जिसकी पहचान जो है वो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। इसकी पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। ये वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, घनानंद को हराने में। ठीक है, किसको? घनानंद को हराने में, ठीक है, चाणक्य, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। ठीक है, ये आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? ये ऐसे बनेगा कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? ठीक है, तो क्या लिख बताओगे आप? किसने की थी? चाणक्य ने। वो कौटिल्य भी दे सकता है, वो विष्णुगुप्त भी ऑप्शन दे सकता है। तो कौटिल्य हो या फिर विष्णुगुप्त हो या फिर चाणक्य, ये तीनों एक ही है। ठीक है, जो बाद में आपके क्या बन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके प्रधानमंत्री बन गए थे। कौन? चाणक्य। ठीक है, इस चाणक्य की जो पुस्तक है वो आपकी कौन सी? अर्थशास्त्र। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसकी है? तो ये चाणक्य की। और ये कौन है आपके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने घनानंद को हराने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। इनका संबंध, ये जो बुक अर्थशास्त्र आपकी किसी से है, ये आपकी राजनीति से संबंधित है। ठीक है, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था। और ये कौन से धर्म थे? ये से थे, ये आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कौन से धर्म के थे? ये आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको लोगों को इसमें से क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इसमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मौर्य वंश जो है वो इसके संस्थापक कौन थे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मौर्य वंश के जो आपके संस्थापक थे। साथ के साथ हम इसकी रिवीजन भी करवाएंगे आप लोगों को, जैसे आप लोगों को क्लास में याद हो जाए। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे आप लोगों को पता चल गया कि कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त थे। उसके बाद पूछ लिया जाए कि आजकल जो है एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, एसएससी जो बच्चे छोड़ देते हैं, जैसे जन्म वगैरह याद नहीं करते, तो इनको याद कर लीजिए। तो इसका जन्म कब हुआ था? आपके 345 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनको, ठीक है, इनका जन्म जो है वो कब हुआ था आपका। और ये पूछ लिया जाए कि ये गद्दी पर कब बैठे थे, ये जो आपके मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व में जो ये आपकी गद्दी पर जो है वो बैठे थे। ठीक है, कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व जो ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और इनके प्रधान सॉरी इनको, यानी कि जब इनकी वो की गई थी, जब इन्होंने घनानंद को हराया था, तो इनकी मदद किसने की थी? तो इनकी मदद जो थी वो चाणक्य ने की थी। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक कौन सी है आपकी? अर्थशास्त्र है। ठीक है, कौन सी पुस्तक है इसकी? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का जो संबंध भी पूछ लिया जाता है कई बार
कि किससे है, तो इनका संबंध किससे, आपका राजनीति से संबंधित है। ठीक है, और बाद में क्या बने थे, यही चाणक्य जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, ये कुछ लाइनें आप लोग याद रख लीजिए। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये हमारे कौन से धर्म के अनुयायी थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, तो अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे कि ये हमारे जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि हमारे कौन से थे, ये आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है, इसमें से बस यही चीज़ आप लोगों को याद रखनी जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक, ठीक है, स्थान पर बिताया था। ठीक है, कहाँ पे बिताया था, श्रवण बेलगोला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आपका दिया हुआ कि कर्नाटक में है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बुक्स में ये दिया नहीं होता। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो HSSC ये भी पूछ सकते कि जो आपका श्रवण बेलगोला है वो आपके कौन सी जगह में है। जैसे ऑप्शन में दे देगी कर्नाटक, महाराष्ट्र, या फिर ऐसे कुछ भी ऑप्शन में दे देगी, तो आपका करेक्ट क्या होगा कि जो आपका श्रवण बेलगोला है ये आपका कहाँ पे, आपका कर्नाटक में है। ठीक है, और चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनका अंतिम समय भी यहीं पे बीता था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में जो वो सेल्यूलस निकेटर को हराया था। ठीक है, किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, और इसके जो राजपूत थे कौन थे, आपके मेगस्थनीज थे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री कौन थी, कानेलिया, ठीक है, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, कौन कौन से प्रांत थे आपके, काबुल, कंधार, ठीक है, कौन कौन से थे आपके, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ठीक है, ये किसको दे दिए थे, चंद्रगुप्त को दे दिए थे। ये जो है आप लोग याद रख लीजिएगा इसमें। ठीक है, कौन कौन से प्रांत बताइए, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन आप जैसे से पूछ सकती है। ठीक है, सबसे पहले कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, फिर सेल्यूकस जो निकेटर थे उनकी जो बेटी थी कौन, कार्नेलिया। ठीक है, उन्होंने उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार उन्होंने 4 प्रांत जो वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, कौन से, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये 4 प्रांत उन्होंने किसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका क्या दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आपके जैनी थे गुरुभद्र बाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, अब ये आप लोगों को पता चल चुका है कि तो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कौन से धर्म के अनुयायी थे, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने जैन धर्म की जो दीक्षा थी वो आपकी कहाँ, किससे ली थी, तो उनके गुरु कौन थे, भद्रबाहु थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, कौन थे, भद्रबाहु थे। ठीक है, कौन थे, भद्रबाहु। ठीक है, उसके बाद देखिए मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये मैंने ऊपर ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, मैगस्थनीज सेल्यूलस निकेटर का क्या था, राजपूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ठीक है, और मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी आपकी, इंडिका थी। ठीक है, कौन सी थी, इंडिका थी। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि जो चाणक्य थे, चाणक्य की पुस्तक तो आपकी कौन सी थी, आपकी अर्थशास्त्र थी। ये मैंने आप लोगों को ऊपर बताया थी, चाणक्य की अर्थशास्त्र थी और इंडिका किसकी थी, आपकी मैगस्थनीज की थी। ठीक है, ये 2 बुक इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है, ठीक है, कि मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी वो आपकी कौन सी थी, पण थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी मुद्रा से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, तो इनकी मुद्रा पूछ ली जाए तो कौन सी थी इनकी मुद्रा, इनकी मुद्रा आपकी थी पण। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, उसके बाद हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ वही करेंगे हम। ठीक है, एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं पढ़ना, जो चीज़ें आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है, अब जो टाइम आपके पास इतना नहीं है तो आप लोग वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो है एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये लाइन आप लोगों ने सुनी होगी पहले कि सेल्यूकस ने जो है वो चंद्रगुप्त को 500 कितने हाथी दिए थे उपहार में, उन्होंने 500 हाथी दिए थे। ठीक है, लेकिन ये किसके अनुसार, प्लूटार्क के अनुसार पता लगा कि उन्होंने क्या दिए थे, 500 क्या दिए थे, आपके हाथी दिए थे। ठीक है, गिफ्ट में किसको दिए थे, चंद्रगुप्त को, किसने, सेल्यूकस ने। और चंद्रगुप्त की जो डेथ थी वो कब हुई थी, चंद्रगुप्त की जो डेथ थी वो हो गई थी आपकी 298 में। ठीक है, कब हो गई थी इनकी डेथ, 298 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी, 298 में। ठीक है, और मैंने इनको बताया कि इनका अंतिम समय कहाँ पे बीता था, आपका श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में बीता था। उपवास द्वारा जो है इनकी डेथ हो गई थी।
ठीक है, इनकी डेथ कब हुई थी 298 में। और अगर इनका जन्म पूछ लिया जाता है तो कब हुआ था इनका जन्म हुआ था 356 में। 356 में जन्म हुआ, 298 में डेथ हुई, और गद्दी पर कब बैठे आपके 322। ये तीनों डेट आप लोगों को याद रखनी। 322 में गद्दी पर बैठे थे, 356 में जन्म हुआ था और 298 में इनकी डेथ हो गई थी। और डेथ कहाँ पे थी? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये कुछ डेट है आप लोगों को तीनों याद रख लेनी है। ठीक है, इसमें से बस आपका इतना ही इम्पोर्टेंट है जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड आपका जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, वो कौन से धर्म के थे? वो आपके जैन धर्म के अनुयायी थे, ये याद रख लेना। चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। घनानंद को हराने में किसने हेल्प की थी? चाणक्य ने की थी। बाद में चाणक्य उनके क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री बन गए थे। चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र थी जो आपकी राजनीति से रिलेटेड थी। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने हराया था। जो आपके सेल्यूकस निकेटर थे वो मैक्सनिज के राजदूत थे, और उनकी जो मैक्सनिज थे उनकी बुक कौन सी थी? आपकी इंडिका थी। ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें दो बुक है, एक इंडिका और एक अर्थशास्त्र। ये दोनों आप लोगों को जो है वो याद रख लेनी है। उसके बाद इनकी डेट मैंने आपको बता दी कि 322 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और 356 में ये गद्दी पर बैठे थे, और 298 में इनकी श्रवण बेलगोला कर्नाटक में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो है आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड था। उसके बाद हम पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम बिंदुसार के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार भी आपके क्या थे? आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के थे? आपके चंद्रगुप्त भी जैन धर्म के अनुयायी थे, और बिंदुसार भी। अभी तक हमने कल भी जो पढ़ा था सारे जैन धर्म के थे, सिर्फ बिंबिसार बै से स्टार्ट होता तो वो बौद्ध धर्म के थे। उसके बाद जितने भी आए थे वो आपके सारे जैन धर्म के थे, और इसमें भी चंद्रगुप्त भी जैन धर्म से था, और बिंदुसार भी जो था आपका किससे था? आपका जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो ये किससे था? आपका जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार क्या था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य का ही उत्तराधिकारी था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ये देखिए 298 में जो है आपकी किसकी डेथ हुई थी? आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी, और उसकी डेथ होने के बाद ही गद्दी पर कौन बैठ गया था? आपका बिंदुसार बैठ गया था। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता, अमित्रघात। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये रहा, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब भी पूछ लिया जाता है, क्या होता है अमित्रघात का मतलब? अमित्रघात का मतलब होता है आपका शत्रु विनाशक। ठीक है, क्या होता है? शत्रु विनाशक होता है। ठीक है, और बिंदुसार जो थे वो आपके आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, आजीविक संप्रदाय की जो स्थापना थी वो किसने की थी? मखली पुत्र गोसाल ने की थी। इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो मखली पुत्र किसने की थी? मखली पुत्र गोसाल ने की थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रख लेना, किसने की थी? मखली पुत्र गोसाल ने की थी। आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। इसका दूसरा नाम, इसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। अमित्रघात का मतलब होता आपका शत्रु विनाशक। 298 में ये गद्दी पर बैठा था, और किसका उत्तराधिकारी था? आपके चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी ये था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है आपका, वायु पुराण में बिंदुसार को, ठीक है, भद्रसार कहा गया है। ठीक है, एक तो उसको अमित्रघात बोला जाता था, एक उसको भद्रसार भी बोला जाता था। भद्रसार या फिर वारिसार। भद्रसार उनको किस में बोला गया? आपके वायु पुराण में बोला गया है। ठीक है, किस में बोला गया आपको? वायु पुराण में। स्ट्रैबो के अनुसार सिरे नरेश, ठीक है, एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया। डाइमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? तो ये आपके बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में आया था डाइमेकस नामक राजदूत? ये आपका बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये किसने भेजा था? ये आपके नरेश एंटीयोकस। ये नाम बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि किसने भेजा था। ये नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत आपका भेजा था। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस जो नामक राजदूत आया था, इसी को माना जाता है। ठीक है, ये सभी को पता होता है कि बिंदुसार के दरबार में जो आपका डाइमेकस नामक राजदूत था वो आया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता होगा कि ये किसने भेजा था। तो ये आपके नरेश एंटीयोकस ने भेजा था। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? आपको सिंह सेन कहा गया है। ठीक है, क्या बोला गया? सिंह सेन। एक इसको अमित्रघात बोला गया था, वायु पुराण में भद्रसार बोला गया था, और जैन ग्रंथ में क्या बोला गया था? सिंह सेन जो है इसको बोला गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला,
ठीक है, में हुए दो विद्रोह का वर्णन है। बिंदुसार के जो जो शासनकाल था, उनका टाइम था, उस टाइम पे ना तक्षशिला में दो विद्रोह का वर्णन दिया गया है। ठीक है, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में। कौन कौन सी नदियों के बीच में? सिंधु नदी के बीच में और आपके झेलम नदी के बीच में। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसको भेजा? नसीम को, और बाद में नसीम नहीं, सुसीम को। ठीक है, पहले उन्होंने सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, सुसीम और अशोक। ठीक है, यानी कि बिंदुसार के टाइम पे ये पूछ लिया जाएगा, तक्षशिला में दो विद्रोह का वर्णन है। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी, नदी भी याद रखिए कौन सी नदियों के बीच में, एक तो सिंधु नदी के बीच में और एक आपका झेलम नदी के बीच में। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किस किस को भेजा था? सबसे पहले आपका किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था, और उसके बाद आपका किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। कितने राज्यों का विजेता बताया है? 16 राज्यों का विजेता जो है इसको बताया गया है बिंदुसार को। ठीक है, कितने राज्यों का? 16 राज्यों का विजेता बताया गया। लेकिन किसने बताया? ये तारानाथ ने बताया है। ठीक है, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका प्रधान कौन होता था आपका? ठीक है, जिसका प्रधान कौन होता था आपका? खलाटक होता था। ठीक है, कौन होता था? खलाटक। कौन होता था? खलाटक होता था। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा बिंदुसार की सभा में कितने सदस्यों की मंत्रिपरिषद होती थी? तो ये 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद होती थी, और जिसका प्रधान कौन होता था? आपका खलाटक होता था। ठीक है, ये था आपका बिंदुसार। अब हम बिंदुसार से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो आप एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, ताकि आपको क्लास में जो वो सारी चीज़ें याद हो जाए और आप लोगों को जो है दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसी में हम रिवीजन भी कर लेंगे। हमने चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड रिवीजन कर ली, दोबारा अब हम बिंदुसार से रिलेटेड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि बिंदुसार देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? उत्तराधिकारी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त जो आपके बिंदुसार थे वो किसके उत्तराधिकारी थे, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? आपके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उसके बाद ये पूछ लिया जाए कि बिंदुसार जो है वो गद्दी पर कब बैठे थे, तो बिंदुसार जो है वो 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई थी, तो उसकी डेथ के तुरंत बाद ही जो है बिंदुसार गद्दी पर जो है वो बैठ गए थे। ठीक है, उसके बाद ये पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्या बोला जाता था, उनको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता था? अमित्र घात। और अमित्र घात जो था वो आपका, इसका मतलब क्या था? शत्रु विनाशक। इसकी डेफिनेशन मतलब इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, उसके बाद वायु पुराण में जो है इसको बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि वायु पुराण में जो है इसको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता था? इसको भद्रसार के नाम से जाना जाता था। ये आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था इसको? वायु पुराण में भद्रसार के। और जैन ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता था इनको? तो जैन ग्रंथ में जो है इनको सिंहसेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनके 3 नाम थे, सिंहसेन, ठीक है, भद्रसार और अमित्रघात। ठीक है, सिंहसेन किस में जाना जाता था इनको जैन ग्रंथ में जो है वो सिंहसेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे बिंदुसार के टाइम पे। ठीक है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। ठीक है, तो बिंदुसार ने जो है वो किस किस को भेजा था उस विद्रोह को दबाने के लिए? ठीक है, सबसे पहले इन्होंने सुसीम को भेजा था। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है, किस किस को भेजा था? सुसीम को। और उसके बाद इन्होंने किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। ठीक है, सुसीम और अशोक को भेजा था। ठीक है, ये दो नाम जो आप लोग याद रख लीजिए, किस किस को भेजा था? सुसीम को और अशोक को जो वो इन्होंने भेजा था। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? ये इसकी 16 राज्यों का विजेता बताया था किसने? तारानाथ ने। और 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद जो है इसके टाइम पे होती थी। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अशोक के बारे में। बिंदुसार पढ़ लिया हमने, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया। उससे रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? आपका अशोक था। ठीक है, जो आपका 269 ईसा पूर्व में जो है वो राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? ये 269 में। और बिंदुसार कब बैठा था? आपका 298 में बैठा था। और चंद्रगुप्त कब बैठा था? आपका 322 में। साथ के साथ हम इनकी रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या बताया कि अशोक की जो माता थी, माता का जो नाम था वो आपका क्या था? शुभद्रांगी था। शुभद्रांगी उनकी माता का नाम था। राजगद्दी पर बैठने के बाद, ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो थे वो कहाँ के राज्यपाल थे? ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। गवर्नर कहाँ के थे? वो अवंती का गवर्नर था। ठीक है, जब अशोक गद्दी पर बैठा था तो उस समय वो कहाँ के गवर्नर थे? वो अवंती के गवर्नर थे। ठीक है, मास की
गुजरा, नेतुर, उडेगोलम के लेखों में क्या है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रख लीजिए कि अशोक का नाम अशोक ही किस कौन से लेख में मिलता है। ये 4 नाम, एक तो मास्की, एक गुजरा, एक नेतुर और एक उडेगोलम, ठीक है। ये 4 नाम आप लोग याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, भारवु अभिलेख। कौन सा अभिलेख बताया, भारवु, ठीक है, भ्रावु अभिलेख, ठीक है। भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। अशोक ने खुद को ही मगध का राजा कब किस में बताया, कौन से अभिलेख में बताया है, तो भ्रावु अभिलेख। इसको आप कैसे याद रखें, तो अपने आप को कुछ बताते हुए इंसान अगर कुछ बन जाता है तो वो अपने आप को बताते हुए थोड़ा भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते, भावुक, भावुक यानी कि भावुक, भ्रावु सेम सेम आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप इसको जो है याद रख सकते हो, ठीक है। भ्रावु अभिलेख में उन्होंने खुद को राजा बताया है मगध का, ठीक है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया, अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। अशोक वर्धन उसको कहाँ पे किस में कहा गया, पुराणों में कहा गया है, ठीक है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कि कहाँ पे कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तासलिक पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। ये आपका 13वें अभिलेख में जो है शिलालेख में दिया हुआ है, ठीक है, कि अशोक ने जो है अपने 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर आक्रमण कब किया, कलिंग पर युद्ध कब किया, तो 261 में। ये आप लोग याद रख लीजिए डेट, कब किया, 261 में किया था। और उन्होंने वहाँ से कौन सी राजधानी को जीता था, तासली राजधानी को जो है जीत के, तोसली को जीत के उस पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए उपगुप्त नामक बौद्ध, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ठीक है। अशोक जो थे वो आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है। कौन थे, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से 2 आ गए, एक तो बिंबिसार और एक अशोक। और इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा जो थी वो आपकी किसने दी थी, उपगुप्त नामक भिक्षु ने दी थी, ठीक है। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है। कलहण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि यह शैव धर्म का भी उपासक था, ठीक है। ये ब्राह्मण धर्म का भी था, ये शैव धर्म का भी उपासक था और ये बौद्ध धर्म का भी था, ठीक है। और ये शैव धर्म का था, किससे पता चलता, आपका राजतरंगिणी से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया है कि अहरोरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, आपका अहरोरा लेख थी है। यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगर ये पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये जो आपका किस कौन से लेख से पता चलता, तो ये अहरोरा अभिलेख से जो है आपका कौन सा है, अहरोरा अभिलेख लेख जो है इससे पता चलता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे, ये किससे पता चलता है, तो ये आपका राजतरंगिणी से पता चलता है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है वो बोध गया में गए थे। बोध गया की 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। उन्होंने कौन कौन से उसकी यात्रा की थी, एक तो लुम्बिनी की यात्रा की थी, कब, 20 वर्ष के बाद, राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद। और 10वें वर्ष में जो थे वो बोध गया की और 12वें वर्ष में निगाली सागर की उन्होंने क्या की थी, यात्रा की थी। कौन कौन से, निगाली सागर, बोध गया और लुम्बिनी, 3 जगह की उन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। ये आप लोग याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है कि कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, आपका रानी अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। कौन से अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है, ये भी आपका पूछ लिया जाए। ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है, तो कौशाम्बी अभिलेख को कहा गया है, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा गया है, आपका रानी अभिलेख कहा गया है, ठीक है। किसको, कौशाम्बी अभिलेख को, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अशोक का 7वां अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा अभिलेख जो वो आपका कौन सा है, तो अब वो आपका आ जाएगा 7वां अभिलेख, ठीक है। 7वां अभिलेख जो वो सबसे लंबा है। और सबसे छोटा जो वो स्तंभ लेख कौन सा, आपका रुम्मीदेई, ये रहा, कौन सा आपका रुम्मीदेई। कैसे याद रखेंगे आप इस लोगों को कि सबसे छोटा जो वो आपका कौन सा, आपका रुम्मीदेई है, सबसे बड़ा जो वो आपका कौन सा है, आपका 7वां अभिलेख है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान, ठीक है, अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटाकर कितनी कर दी गई थी, आपकी 1/8 भाग जो वो कर दी गई थी। और लुम्बिनी जो था वो ग्राम का धार्मिक कर माफ़ कर दिया, ठीक है। कि इनका भूराजस्व दर घटाकर कितनी कर दी थी, जब उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा कब की थी, मैंने बताया था आप लोगों को, लुम्बिनी की यात्रा, बोध गया की यात्रा की थी, ठीक है। और एक सागर की यात्रा की थी। सागर की जो यात्रा की थी उन्होंने 12 वर्ष के बाद की थी, राज्याभिषेक की 12 वर्ष के बाद। और 10 वर्ष के बाद उन्होंने जो है किसकी यात्रा की, बोध गया की, ठीक है। बोध गया की यात्रा कब की थी, राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद की थी। और लुम्बिनी की यात्रा उन्होंने कब की थी, राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद की थी, ठीक है। जब लुम्बिनी की यात्रा के दौरान उन्होंने क्या किया था, भू राजस्व की दर घटाकर जो वो कितनी कर दी थी, 1/8
ठीक है, 1/8 भाग कर दी थी। ठीक है, ये आप लोगों को इसमें याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। सम्राट की सहायता के लिए क्या होती थी, एक मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 12, 16 व 20 हुआ करती थी। ठीक है, मंत्री परिषद होती थी सम्राट की सहायता के लिए, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 व 20 हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद इसमें हाँ ये देख लीजिए आप लोग एक बार कि अर्थशास्त्र में वर्णित जो ये तीर्थ हैं। ठीक है, जो मंत्री होते थे वो क्या थे, प्रधानमंत्री। पुरोहित किसको बोलते थे, धर्म एवं दान विभाग का जो प्रधान होता है, यानी कि धर्म और दान विभाग का जो प्रधान होता था उसको क्या बोलते थे, पुरोहित बोलते थे। और सैन्य विभाग का प्रधान, सैन्य से सेनापति, तो सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति। राजपुत्र कौन होते थे, युवराज। ठीक है, और राज्य के द्वार रक्षक कौन थे आपके, दोवारिक, दोवारिक। ठीक है, और अंतःपुर का अध्यक्ष कौन होता था आपका, अंतर्वेदिक होता था। ठीक है, आय का संग्रहकर्ता किसको बोलते थे आपका, आय का संग्रहकर्ता किसको बोलते थे आपका, समाहर्ता को बोलते थे। राज्य के कोषाध्यक्ष किसको बोलते थे, सन्निधात को बोलते थे। कारागार का अध्यक्ष किसको बोलते थे, प्रशासता को बोलते थे। ठीक है, उसके बाद कमिश्नर प्रदेष्टि। ठीक है, नगर का कोतवाल पौर, प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक। ठीक है, नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक। ठीक है, और मंत्री परिषद जो होते थे वो अध्यक्ष होते थे। सेना का सामान एकत्रित करने वाला कौन होता था, दंडपाल होता था। और दुर्ग रक्षक कौन होता था आपका, दुर्गपाल होता था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कौन होता था आपका, अंतपाल होता था। ये आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या जो जरूरी है सिर्फ वही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखिए अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों में जो प्रांतों की संख्या थी वो कितनी थी आपकी, 5 थी। और प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। ठीक है, प्रांतों के प्रशासक को कुमार या फिर आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे। ठीक है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कितनी थी, प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। प्रांत को चक्र कहा जाता था कि ठीक है, क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। और प्रांतों का जो विभाजन होता था वो विषय में किया गया है। ठीक है, जो विषयपति के अधीन होते थे, विषयपति के अधीन क्या होते थे, विषय होते थे, और विषय में जो है इनका प्रांतों का विभाजन किया गया, जो आपके 5 प्रांत थे। ठीक है, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो आपकी कौन सी होती थी, ग्राम होती थी। ठीक है, जिसका मुखिया कौन होता था आपका, ग्रामिक होता था। ठीक है, कौन होता था, ग्रामिक। सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन आपका ग्राम सचिव में आता है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है आपकी, ग्राम होती है। और जिसका मुखिया कौन होता है आपका, ग्रामिक होता है, याद रख लेना। प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था, गोप था। ठीक है, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। 10 ग्रामों का शासन कौन संभालता था, गोप। ठीक है, सबसे छोटा था ये प्रशासकों में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, मेगस्थनीज के अनुसार। ठीक है, नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का मंडल करता था। ठीक है, मेगस्थनीज के अनुसार यानी कि नगर का प्रशासन को कितने, 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जिसमें 6 समितियों में विभाजित होता था। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे आपके, 5 सदस्य होते हैं, यानी कि 30 सदस्यों का मंडल होता था, कितने, 30 सदस्यों का। और उसकी क्या होती थी, 6 समितियाँ होती थी, 6 इंटू में 5, तो यानी कि प्रत्येक में कितने हो गए आपके, 5 सदस्य हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। ठीक है, और इसे बचाने वाले को क्या दिया जाता था, सीधा मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, एग्रोनोमाई मार्ग जो था आपका, एग्रोनोमाई मार्ग, इसका निर्माण किस अधिकारी ने किया था, मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण क्या था आपका, अधिकारी था। और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग कितने, 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 आते और 8,000 रथ थे। ठीक है, कितने थे, 50,000 तो आपके क्या थे उसमें, अश्वारोही। ठीक है, यानी कि घोड़े सैनिक। ठीक है, उसके बाद 9,000 क्या थे आपके, 9,000 आपके हाथी थे। और उसके बाद 8,000 क्या थे आपके इसमें, रथ थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, नायक कहलाता था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता था वो कौन होता था आपका, नायक कहलाता था। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, नायक बोलते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी हमारा कौन होता था, सेनापति होता था। ये देखिए 2-3 चीज़ें जो आपकी इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों एक बार याद रख लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी बताई मैंने, एक तो आप लोगों को बताया था कि
इसमें जो आपके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी क्या होती है, ग्राम होती है। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, ग्राम होती है। अगर प्रशासकों में सबसे छोटा पूछा जाए तो आपका क्या था, वो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, गोप बताया था। ठीक है, क्या होता है, गोप होता है। ठीक है, और गोप जो होता है ना वो आपका 10 ग्रामों का शासन संभालता है। और सैन्य विभाग की सबसे छोटी, सबसे बड़ा अगर सेनापति होता तो वो कौन होता, आपका अधिकारी सेनापति होता था। ठीक है, अधिकारी सेनापति जो आपका होता था। ठीक है, प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 क्या थे, आपके हाथी थे। जो वो मैंने पहले बताए थे वो पीछे आपको कितने बताए, ये तो आपके प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार थे। और मेग्स्थनीज के अनुसार जो थे वो आपकी कितने थे, लगभग 50,000 सैनिक थे आपके अश्वारोही, और 9,000 हाथी और 8,000 क्या थे, रथ थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, हाँ ये वाली लाइन कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड प्रूस कहा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया, आपका गुड प्रूस जो वो कहा गया है। ठीक है, और एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा गया है, संस्था। यानी कि जो एक स्थान पर रह के कार्य करेंगे उस गुप्तचर को क्या कहा गया, आपकी संस्था कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, संस्था कहा गया है। और जो एक स्थान से दूसरे जगह जगह पर जाके, ठीक है, अपना काम करेंगे उसको क्या कहा गया, संचार कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक जगह पर रहकर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, संस्था बोलेंगे। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाके करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम संचार बोलेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाके करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम संचार बोलेंगे। ठीक है, और जो सरकारी भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे, सीता भूमि बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे उसको, सीता भूमि बोलते थे। और मेग्स्थनीज के अनुसार जो समाज था आपका वो कितने भागों में विभाजित, आपके 7 वर्गों में विभाजित था, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक। ठीक है, कौन कौन से थे आपके 7 उसमें विभाजित थे। ठीक है, और सभासद हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका 7 वर्ग। ठीक है, और एक इसमें जो है आपका जो लास्ट जो है ये इम्पोर्टेंट आपका कि जो मौर्य शासन था वो लगभग कितने वर्षों तक चला था, तो वो आपके चला था 137 ईयर तक चला था। ठीक है, मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला था, आपका 137 तक चला था। ठीक है, भागवत पुराण के अनुसार, ठीक है, जो आपका मौर्य जो वंश था, ठीक है, 10 राजा हुए थे। उसमें किसके अनुसार थे, भागवत पुराण के अनुसार कि 10 राजा हुए थे, और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए थे। अगर पूछ लिया जाए भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा थे तो कितने थे, आपके 10। और वायु पुराण के अनुसार कितने राजा थे आपके, कितने थे आपके, 9 थे। ठीक है, किसके अनुसार, वायु पुराण के अनुसार कितने थे आपके, 9 थे। और मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, आपका बृहद्रथ था। ठीक है, जिसकी हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी थी। ठीक है, किसने डाली थी, शुंग वंश की, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, ये आपसे पूछा जाता है, अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की जो हत्या थी वो इसके सेनापति, इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। कब कर दी थी, 185 में कर दी थी। और मगध की जगह कौन से वंश की नींव डाल दी थी, शुंग वंश की नींव डाल दी थी। ठीक है, किसकी नींव डाल दी थी, शुंग वंश की। यानी कि मौर्य के बाद फिर कौन सा वंश आया, आपका शुंग वंश आता है। ठीक है, तो शुंग वंश के बारे में हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी अगर डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग याद, इसमें अब जो है इम्पोर्टेंट एक बार मैं आप लोगों को बता देती, जो भी इसमें अशोक के बारे में हमने इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ा है वो चीज़ें। सबसे पहले अशोक किसका उत्तराधिकारी था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अशोक जो आपका बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और ये गद्दी पर कब बैठा था, आपका 269 में जो है ये गद्दी पर बैठा था, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये अशोक जब आपका गद्दी पर बैठा था तो उस टाइम पे, उस समय ये किसका राज्यपाल गवर्नर हुआ करता था इससे पहले, तो ये आपका उस टाइम पे अवंती का था। ठीक है, कहाँ का गवर्नर था, ये इंपॉर्टेंट है, आपका अवंती का गवर्नर था ये। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिए, कहाँ का गवर्नर था ये, आपका अवंती का गवर्नर था। ठीक है, उसके बाद आपका अशोक का नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है कि अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी जो वो कौन से अभिलेख में है, तो आपके गुजरा अभिलेख में है। ठीक है, ठीक है, इस अभिलेख में क्या नाम दिया हुआ है अशोक का, वो दिया हुआ आपका देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, कौन सा नाम दिया हुआ आपका, देवानाम प्रियदर्शी इसका नाम दिया हुआ है।
ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था आपका 261 में लड़ा गया था। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था आपका 261 में लड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद आपका ये भी पूछा जाए अशोक कौन से धर्म के थे, बौद्ध धर्म के भी थे, ये जैन धर्म के अनुयायी भी थे, शैव धर्म के भी थे, ब्राह्मण धर्म के। शैव धर्म के अनुयायी किस में पता चलता है आपका राजतरंगिणी में पता चलता है। ठीक है, राजतरंगिणी में पता चलता है। और अगर पूछ लिया जाए कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये आपका किस में पता चलता है, तो ये आपका पता चलता है किसमें, कौन से लेक था वो आपका अहरोरा लेक था। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें कौन सा लेक था, वो आपका अहरोरा लेक था। ठीक है, अहरोरा लेक। ठीक है, इसमें आप लोगों को पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म के भी अनुयायी थे। ठीक है। उसके बाद ये बोध गया भी इन्होंने यात्रा की थी, लुम्बिनी की यात्रा की थी, निगाली सागर की यात्रा की थी, ये मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, और एक चीज़ और, इनकी जो प्रचलित मुद्रा के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनकी मुद्रा जो थी वो कौन सी थी, प्रचलित मुद्रा इनकी कौन सी थी, तो वो थी आपकी पण। ठीक है, इनकी प्रचलित मुद्रा कौन सी थी, पण थी। ठीक है, प्रचलित मुद्रा कौन सी थी आपकी, पण थी। और एक इसमें मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि अशोक के जो शिलालेख थे उनकी खोज कब हुई थी आपकी 1750 में उनकी खोज हुई थी। ठीक है, और उसकी खोज जो थी वो फैनथेलर ने की थी। किसने, फैनथेलर ने। समझ में आ गया आप लोगों को किसने की थी, इनकी खोज जो थी वो कब हुई थी 1750 में। शिलालेखों की खोज 1750 में थी, किसने की थी, फैनथेलर ने की थी। ठीक है, फैनथेलर ने, किसने की थी, फैनथेलर ने शिलालेख की खोज की थी। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो पहले तो इनकी संख्या 14 हुआ करती थी, यानी कि 14 थी। ठीक है, अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो थी वो 1837 में मिली थी। किस में मिली थी, पहली सफलता पूछी जाए तो 1837 में मिली थी जेम्स प्रिंसशिप को। ठीक है, किसको मिली थी, 1837 में मिली थी, किसको, जेम्स को मिली थी। ठीक है, जेम्स प्रिंसशिप को मिली थी। ठीक है, किसको मिली थी, जेम्स प्रिंसशिप को सफलता मिली थी। ठीक है, किससे रिलेटेड, शिलालेख को पढ़ने से रिलेटेड। ठीक है, कब मिली थी, 1837 में, और 1750 में अशोक के जो शिलालेख थे उनकी खोज हुई थी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की खोज हुई थी। उसके बाद इसमें ये वाला हमने नहीं पढ़ा, 1 मिनट हम रह गया, हमसे मिस हो गया एक टॉपिक, ये वाला, ये नहीं पढ़ा हमने, ये रह गया। इसके जो शिलालेख के बारे में जो है, ठीक है, वो नहीं पढ़े हमने कि पहले में कौन सा दिया हुआ, दूसरे में कौन सा दिया हुआ। देख, पहला जो शिलालेख वो क्या बताता है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, पहले शिलालेख में आपका क्या बताया हुआ है कि पशु बलि की निंदा की हुई है, और दूसरे में क्या बताया हुआ कि मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। दूसरे शिलालेख में क्या है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का क्या आपका उल्लेख है। ठीक है, तीसरे में क्या है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत जो वो दौरे पर जाएंगे, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। ठीक है, हर 5वें वर्ष के बाद वो दौरे पर जाएंगे, किसमें बताया गया, आपके तीसरे शिलालेख में बताया गया है। ठीक है, फोर्थ में क्या दिया हुआ है कि इसमें भेरी घोष की जगह घम घोष की घोषणा की, ये भी आपका पूछा जा सकता है। भेरी घोष की जगह घम घोष की जो घोषणा किस में की गई है, तो फोर्थ अभिलेख में की गई है। ठीक है, पांचवा अभिलेख आपका क्या बताता है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। किसकी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ठीक है, छठा अभिलेख आपका जो है इसमें क्या बताया हुआ, छठे में इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। किसकी, छठे अभिलेख में किसकी शिक्षा दी गई है, आपकी आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई। और सातवें और आठवें में क्या बताया, आपके तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, इसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। और 9वें अभिलेख में क्या बताया कि इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। ठीक है, 9वां अभिलेख क्या बताता है कि इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का क्या आपका उल्लेख है। और 10वें अभिलेख में आपका क्या दिया हुआ, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा जो आपके उच्च अधिकारी होते हैं हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, ये अशोक ने आदेश दिया। वो कौन कौन से शिलालेख में बताया हुआ, आपके 10वें में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके 11वां 12वां 13वां और 14वां। ठीक है, 11वें में क्या बताया कि घम की व्यवस्था व्याख्या जो है वो की गई है। ठीक है, 12वें में क्या बताया, इसमें स्त्री क्या बताया, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की जो वो बात कही गई, कौन से, 12वें अभिलेख में। और कलिंग का युद्ध, देख कलिंग युद्ध हुआ था, कब हुआ था आपका 261 में, ये डेट याद रखना। कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था, और इसका वर्णन कौन से उस अभिलेख में मिलता है, आपके 13वें अभिलेख में जो इसका वर्णन मिलता है।
ठीक है, ये याद रखना। फिर लास्ट जो 14वां अभिलेख उसमें क्या बताया हुआ है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, ये आपके ये 14 अभिलेख थे, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसमें से रिवाइज कर लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। 13वां अभिलेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया पेपर में। कलिंग के युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में है, और इसका जो युद्ध हुआ था वो 261 में हुआ था। ठीक है, इनके स्तंभ लेखों की जो आपकी संख्या वो कितनी आपकी? स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कौन सी लिपि में? ये पूछा जाता है कौन सी लिपि में लिखे हुए? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए। पहला प्रयाग, ठीक है, ये पहले कौशाम्बी में हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इस स्तंभ लेख को अकबर ने क्या किया? इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। जो प्रयाग स्तंभ लेख वो पहले कौशाम्बी में था, और इसको फिर इलाहाबाद के किले में किसने स्थापित करवाया? वो आपके अकबर ने करवाया। इंपॉर्टेंट है ये। दिल्ली टोपरा जो था ये आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लेके आ गया। पहले ये टोपरा में था, दिल्ली टोपरा में, फिर टोपरा से दिल्ली कौन लेके आ गया? इसको फिरोज शाह तुगलक थे ना, वो लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दिल्ली मेरठ रामपुरवा। ठीक है, दिल्ली मेरठ जो था ये पहले मेरठ में था। ठीक है, मेरठ से फिर इसको दिल्ली कौन लेके आए? इसको भी फिरोज शाह तुगलक। टोपरा से दिल्ली भी फिरोज शाह तुगलक लेके आए, और मेरठ से दिल्ली भी फिरोज शाह जो है वो लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद आपका रामपुरवा। रामपुरवा जो था वो आपका पहले चंपारण बिहार में हुआ करता था। कहाँ पे? चंपारण बिहार में था, लेकिन 1872 में। ठीक है, और इसकी खोज जो थी वो 1872 में कार्लायल ने की। ठीक है, ये जो है आपका रामपुरवा, ये आपका कहाँ पे? चंपारण बिहार में स्थित है। ठीक है, उसके बाद लोरिया अरेराज, ये भी आपका चंपारण बिहार में है। और जो आपका लोरिया नंदगढ़ है ये भी आपका चंपारण बिहार में। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चित्र बना? आपका मोर का चित्र बना है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख लीजिए। ये आपके मैंने शिलालेख भी बता दिया आपको, जो 14 शिलालेख हैं। ठीक है, शिलालेखों की खोज 1750 में हुई थी, फैनथेलर ने की थी, और उनको सबसे पहली सफलता जो थी पढ़ने में वो किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी 1837 में। उसके बाद हमने 14 जो शिलालेख थे वो पढ़ लिए। उसके बाद 7 जो आपके स्तंभ लेख थे वो भी हमने पढ़ लिए। प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदगढ़। यानी कि प्रयाग जो था वो पहले कौशाम्बी में था, फिर अकबर उसको इलाहाबाद में लेके आए। दिल्ली टोपरा यानी कि टोपरा से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लेके आए। दिल्ली मेरठ यानी कि मेरठ से दिल्ली भी फिरोज शाह तुगलक लेके। रामपुर आपका चंपारण बिहार में है। लोरिया अरेराज भी चंपारण बिहार में, और लोरिया नंदगढ़ भी जो है आपका कहाँ पे? आपका चंपारण बिहार में है। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा, और हमने अशोक के बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य आपका किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार भी आपका जैन धर्म का था, लेकिन अशोक जो था वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म, सबका अनुयायी था। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आप लोग इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जो उठने के चांस होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसकी स्थापना हुई थी, ये आप कमेंट में बताना मुझे। मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में, लेकिन अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, और उसकी हत्या किसने की थी, और जो इसके बाद जो वो कौन से वंश की नींव जो वो डाली गई थी उसके द्वारा। तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाद में कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।